जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इन दोनों चीजों के लिए चाइना को चाहिए एक्सेस, एग्रेसिव एक्सेस ऑफ व्हाट, सारी टेरिटरीज का। तो जब चाइना इच्छा करेगा कि भाई मैं तो सब जगह का एक्सेस लूं, तो उस टाइम ऑब्वियसली चाइना लद्दाख को भी परेशान करेगा। ने क्या किया, चाइना कह रहा है कि जिनजियांग जो है, जिनजियांग को कनेक्ट करते हैं तिब्बत से। ठीक है साहब, ये पहले रोड थी, अब चाइना इसको कह रहा है कि साहब ये तो है मेरा G219। अब चाइना में जिस सड़क के साथ जी लग जाता है, जी का मतलब नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे बना देता है उसको वो। तो ये जो एक्सप्रेसवे है इसका एक्सपेंशन चल रहा है, इसको चौड़ा कर रहा है, इसको मल्टी लेन बनाने का प्लान है। G219 यही वाली रोड है, और ये कहां से होकर गुजर रही है? ये गुजर रही है इंडिया के लैंड से, जो कहलाता है अक्साई चिन। कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है इंडिया ने। इंडिया कह रहा है लद्दाख कैसे जाएंगे? मनाली से लेह, बिलासपुर, बिलासपुर से मनाली, मनाली से ले रेलवे लाइन बिछाएंगे हम। ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इंडिया ले तक। अब आप इंडिया के प्रोजेक्ट का तो विरोध कर रहे हो कि क्यों बिछानी है लाइन बिलासपुर से मनाली, मनाली से ले रेलवे लाइन हम नहीं बिछाने देंगे, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। आपके बाजू में जो चाइना है, चाइना बुलेट ट्रेन ले गया है लासा तक। नमस्ते बच्चों, लद्दाख के बारे में खूब सुन लिया, खूब न्यूज चैनल पे देख लिया, खूब सारे लोगों की ओपिनियन जान ली। कोई ये बताने में लगा है कि सोनम वांगचुक गलत है, कोई इस बात में लगे हैं भारत सरकार गलत है। याद रखना, क्वेश्चन कभी ये नहीं पूछा जाएगा सही कौन है और गलत कौन है। सही और गलत का फैसला करने का काम है न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, जुडिशरी का। पढ़ाई करी होगी ना पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर या गवर्नेंस के अंदर, ये जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब गलती से भी इससे आगे मत बढ़ना एक कदम भी, कि वो जो ओपिनियन सुने हैं न्यूज चैनल वालों के और उनको दिमाग पे लोड कर लो और फिर उसी के बेसिस पे सोचो कि आंसर लिख के आ जाए। नहीं, इमेजिन करो एग्जाम में बैठे हो, मेंस में, और क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन क्या आया है, दैट एडवोकेट फॉर इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और ये 250 वर्ड्स का इसलिए लिखा है, 13.5 मार्क्स का आ गया, 15 मार्क्स वाला आ गया, बड़े वाला आ गया। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी पूछा जा सकता है, ये तो आईआर में भी पूछा जा सकता है, जियोपॉलिटिक्स के अंदर पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी में पूछा जा सकता है, यहां तक कि इकोनॉमिक्स में भी पूछ सकते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर। तो देखो, एडवोकेट फॉर इंडियाज डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इन लद्दाख विद रेफरेंस टू देयर नेसेसिटी फॉर नेशनल इंटरेस्ट। ये भारत द्वारा लद्दाख में चलाए जा रहे विकास कार्यों के पक्ष में इन परियोजनाओं की अनिवार्यता को राष्ट्रहित के संदर्भ में लिखिए। मतलब लद्दाख में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स की वकालत करनी है, उनका पक्ष रखना है। तो मैं वेलकम करता हूं, आओ, डिबेट का शौक है ना, आओ, डिस्कशंस का शौक है ना, आओ, और दिमाग पे जोर डाल के ये सोचो कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स गिनवाओगे, कैसे कंपेयर करोगे, और कैसे ये प्रूव करोगे। अब क्वेश्चन में ये तो पता ही है ना, कहीं लिखा होता है एनालाइज करो, कहीं लिखा होता है रिव्यू करो, कहीं लिखा होता है एडवोकेट करो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो कौन कौन सी चीजों से कंपेयर करके इस तरह से लिखोगे कि नेशनल इंटरेस्ट में प्रूव हो जाए वो चीज। तो जैसे ही क्वेश्चन बदला, आपका पर्सपेक्टिव बदलना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एक लेवल पे आके, ऐसे नहीं कि सिर्फ एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, नंबर बढ़ाने हैं कि ठीक है फॉर्म में एक हमारा फॉर्म भी है, नहीं, एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ये जज्बे के साथ कि यस आई एम प्रिपेयरिंग विद द पर्सपेक्टिव कि भाई मेरे को पहुंचना है इंटरव्यू तक, मेरे को पहुंचना है लास्ट स्टेज तक, मेरे को फाइनल लिस्ट के अंदर आना है। उस कंडीशन के लिए आपको इस लेवल पर तैयारी करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये जो है ना, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, कोई अपनी ओपिनियन दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं बी ऑब्जेक्टिव, आंसर, क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, अपना ज्ञान मत बांटो, ज्ञानी बहुत है वहां पे, है ना। अब आ जाओ, तो 250 वर्ड्स में क्या क्या लिखना पड़ सकता है? तो ऐसा क्वेश्चन जब आता है, अब किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर कभी आइडियल आंसर नहीं होता, लेकिन मेरे को जो क्वेश्चन सूझा मैंने वो क्वेश्चन ले आया। कई बैचेस में मैंने कराया है आज ये वाला, तो मेरे को लगा मैं आपको भी करा दूं। ठीक है, और कोई आंसर आइडियल आंसर नहीं होता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन ऐसा है कि उसके आंसर का एक फ्लो जो है वो पता हो तो बड़ा इजी हो जाता है। शुरू करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स से। ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स की बात आते ही सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर में बच्चों ये बता के आना है कि लद्दाख क्यों इंपॉर्टेंट है। वाई लद्दाख इज सो इंपॉर्टेंट। अब नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो लद्दाख इंपॉर्टेंट क्यों है बाकी जगह की बजाय? इतना सारे इंपॉर्टेंट, एक एक इंच इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अपने इंडिया का मैप जब हम बनाने बैठेंगे तो अपने को 5-6 चीजें इसमें दिखानी पड़ेंगी। देखो, सबको पता है कि फिजिकल मैप की बात जब करते हैं तो भाई, चलो एक बार इसको ले लेते हैं। यहां पे ये है हमारा लद्दाख रीजन।
अब अगर ये लद्दाख रीजन है तो सबको पता होगा यहां पे है दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड। मैं बात कर रहा हूं सियाचिन ग्लेशियर की, जिसको हमने 1984 में ऑपरेशन मेघदूत में लिया था। अच्छा, ये तो हमने ले लिया, लेकिन पाकिस्तान को ये पता था कि भाई मेरे से ये काराकोरम ट्रैक जिसको बोलते हैं ये नहीं संभलने वाला। तो ये जो काराकोरम ट्रैक था ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। अब ध्यान से सुनते जाना, ये जो ब्लैक वाला पार्ट है ये चाइना के पास है। अब लद्दाख के एक साइड सियाचिन है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान है, नंबर वन। नंबर टू, सियाचिन हमने पाकिस्तान से छीना है, ठीक है, था हमारा, पाकिस्तान से हमने छीना, हमने उसको कैप्चर किया ऑपरेशन मेघदूत में। तो इसका मतलब आज भी पाकिस्तान इस पे आंख गड़ाए बैठा है। ये जो टेरिटरी है जिसको काराकोरम ट्रैक बोल देते हैं, ये टेरिटरी पहले पाकिस्तान के पास थी, बाद में पाकिस्तान को पता लग गया था 1960s में कि मेरे बस की है नहीं, मेरे से कभी भी छीन लेंगे, तो उसने चाइना को दे दिया। अब ये चाइना के पास है, चाइना ऑक्यूपाइड है, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, लद्दाख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, धीरे धीरे दिमाग खुलना शुरू होगा अब आपका। अब जैसे इधर आओगे तो ये जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित बाल्टिस्तान जो है, इसको मैं पर्पल में बना रहा हूं, इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। हमारी टेरिटरी है बट इसका कंट्रोल हमारे पास नहीं है। ये हो गया। फिर आगे चलो, आगे चलते हैं तो आगे आ जाता है वो कश्मीर जिसको हम बोल देते हैं पीओके। ये वाला एरिया जो है ये पीओके है, ये भी हमारे पास नहीं है, इसका कंट्रोल भी पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान वाले इसको आजाद कश्मीर कह देते हैं। अब ये लद्दाख है, क्या इतने में हो गया काम? नहीं। अब ध्यान से सुनते जाना, लद्दाख के इस साइड यहां पे इंडिया नहीं है, यहां पे पाकिस्तान है, और ये जो बॉर्डर बन रहा है इसको हम कह देते हैं सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, सबको पता होगा। लद्दाख के थोड़ा आगे चलो सियाचिन आ रहा है, सियाचिन से थोड़ा आगे चलो फिर चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर आ रहा है, चाइना ऑक्यूपाइड टेरिटरी आ रही है। अच्छा, इस साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओगे तो ये जो पार्ट है ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। अब ये कौन सा पार्ट है? ये है अक्साई चिन। अक्साई चिन, अक्साई चिन किसके पास है? अक्साई चिन चाइना के पास है, चाइना कंट्रोल्ड टेरिटरी है। अगर आपको लग रहा है इतना इजी है लद्दाख, तो नहीं, अभी और चीजें हैं इसमें, कई झोल मिलेंगे। यहां कहीं पे वो जगह है जिसको कहते हैं गलवान। गलवान वो जगह है जहां पे आपको पता होगा 2020 के अंदर इंडिया और चाइना के फौजी जो हैं उनमें झड़प हो गई थी, और झड़प ऐसी हुई थी 20-22 फौजी तो अपने शहीद हुए थे, और बाद में चाइना ने एक्सेप्ट किया था कि हाँ हमारे भी 40 से ऊपर फौजी जो है वो इस झड़प के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। अब ये जब इसको देखोगे ना तो ये दिखना शुरू हो जाएगा कि इसका मतलब लद्दाख सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है। लद्दाख का कंपैरिजन जयपुर या जोधपुर या कलकत्ता से नहीं हो सकता। लद्दाख अपने आप में ही जियोपॉलिटिक्स का एक एपिसेंटर, इंडिया की सिक्योरिटी, इंडिया के बॉर्डर्स, इंडिया की इंटीग्रिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी, उसका एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं कि एक ऐसा इशू है जिसको अगर बिगड़ गया हल्का सा तो इधर चाइना और इधर पाकिस्तान तैयार बैठे हैं। तैयार किस लिए बैठे हैं? कि यहां कुछ ना कुछ हो और हम इसका फायदा उठाएं। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही बात तो कर रहे हो कि साहब ये लद्दाख है, लद्दाख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इतना इंपॉर्टेंट पहली चीज ये यहां पे बतानी है कि व्हाई लद्दाख इज सो इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये जियोपॉलिटिक्स ही अलग है यहां की, आपका आंसर शुरू ऐसे होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या बतानी है? दूसरी बात ये बतानी है कि जब लद्दाख इस लेवल पर है तो यहां पर एक चीज और आती है, वो क्या आती है कि यहां की ज्योग्राफी जो है वो पूरे इंडिया से डिफरेंट है। अब ज्योग्राफी पूरे इंडिया से डिफरेंट कैसे है? तो उस टाइम बताना है कि इंडिया में एक लद्दाख ही तो है जो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है, बारिश बिल्कुल कम होती है, ठीक है, और जो ठंडा रहता है, पानी की कमी है, रिसोर्सेस की कमी है। फिर तीसरी बात यह भी बतानी है, ज्योग्राफी में ही बता दो कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोग रहते हैं, लेकिन ये जो 3 लाख लोग रहते हैं इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो बहुत कम है, बहुत ही कम है, वेरी लो पॉपुलेशन डेंसिटी। जब इतनी बातें बता दोगे और ये बताओगे कि हाँ ये लद्दाख है, ये जियोपॉलिटिक्स है, ये है, तो उस टाइम एक चीज और बतानी पड़ेगी।
वो क्या बतानी पड़ेगी कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख का जो अक्साई चिन वाला एरिया है, दिस इज LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जॉनसन लाइन जो हुआ करती थी, ये वाला बॉर्डर जो था, इसको मानने से चाइना ने मना कर दिया था। ठीक है, उसके बाद से यहां कई बार झड़प हुई, और ये वाला जो जगह है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इधर है लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी दोनों साइड लद्दाख के दोनों साइड, इधर पाकिस्तान के पास जगह दबा के बैठा है, इधर चाइना जगह दबा के बैठा है। और ये तो शुक्र है कि हमारे फौजी भाई वहां पे खड़े हैं, नहीं तो लद्दाख का अगले ही घंटे क्या होगा कोई नहीं जानता। ठीक है, अब जैसे ही आप अपना आंसर ऐसे शुरू करोगे, तो अब नेशनल इंटरेस्ट की साइड आपने चलना शुरू कर दिया। अब 250 वर्ड्स ऐसा तो है नहीं सिर्फ इसी पे लिख दोगे, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पूछा है कि व्हाट आर द बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू लद्दाख रीजन। वो हम पहले पढ़ चुके हैं। कब पढ़े थे? जब हमने जियो पॉलिटिक्स पढ़ा था, जब हमने खूब डिटेल में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी थी, उस टाइम खूब करवाया था मैंने। यहां पे चैलेंज दूसरा है, यहां पे नेशनल इंटरेस्ट को कनेक्ट करके ये बताना है कि ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से चल रहे हैं और क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो। और ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर में जो पढ़ा है और न्यूज में जो जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में बकवास करते हैं 24-24 घंटे, या बहुत ज्यादा कहीं पे एक ही साइड की बातें बोल रखी हैं, उन प्रोपेगेंडास को अपने दिमाग से निकालोगे तो मार्क्स आएंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं आने वाले। ये 250 वर्ड्स ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहां तक अपने को समझ आ गया। ठीक है साहब, अब अपन आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। जैसे ही हम लद्दाख की बात करते हैं तो वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ चाइना। हमको यह बताना है कि कौन सी हिस्ट्री नहीं भूलनी है हमको। तो सबसे पहले तो हमें यह याद रखना है कि ये जो लद्दाख है, लद्दाख के पास में अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख के पास में यहां पे जिनजियांग नाम से चाइना का एक प्रोविंस है। यहां हमेशा से चाइना रहा है, हमें दिक्कत नहीं थी। यहां कोई जमाने में हुआ करता था एक स्टेट जिसका नाम था तिब्बत। तिब्बत एक इंडिपेंडेंट नेशन था। आपको पता होगा तिब्बत और चाइना में रिटन एग्रीमेंट हुआ था, और उस रिटन एग्रीमेंट की 7 कंडीशंस में से एक कंडीशन यह भी थी कि यस, चाइना तिब्बत की सॉवरेनिटी की रेस्पेक्ट करेगा। लिखित वादा तोड़ना चीन का इतिहास रहा है, इसलिए हमें नहीं भूलना चाहिए कि यह वही चीन है जो बेचारे तिब्बत को खा गया। तिब्बत की गलती क्या थी? उसने चीन पर भरोसा किया, उसने चीन के साथ रिटर्न एग्रीमेंट किया। दूसरा, चीन के इतिहास का एग्जांपल मिलेगा कि चाइना को यूएन में घुसाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था जवाहरलाल नेहरू जी का। जवाहरलाल नेहरू अगर नहीं होते, चाइना को यूएन में एंट्री ही नहीं मिलती। चाइना जब अपनी कम्युनिस्ट सरकार के साथ दुनिया के सामने आया था, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने चीन को यह कहा था, हम आपको एक देश, एक कंट्री के रूप में मान्यता देते हैं। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चाइना को यूएन में लेके जाने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। पंचशील, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीस सिग्नेचर करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। और चाइना ने 1962 में जवाहरलाल नेहरू के साथ क्या किया, ये सब जानते हैं। तो पहला चाइना ने धोखा किया था तिब्बत के साथ। अभी मैं क्यों इसको लिंक करना है अपने को, क्योंकि आप 3 लाइन लिख के आओगे इस पे। पहला, तिब्बत के साथ धोखा किया चाइना ने। दूसरा, चाइना ने इंडिया के साथ धोखा किया 1962 के अंदर। अच्छा, ये जो धोखा किया, इसके अलावा एक चीज और हम कह सकते हैं कि चाइना जो है, चाइना का आज भी काम जो चल रहा है, चाइना का एक मिशन है 2049। चाइना 1949 में इन्होंने मिशन बनाया था 2049। उस मिशन का पर्पस जो था वो माओ के प्रिंसिपल से जो है बड़ा इंप्रेस था। उसमें उन्होंने एक ही बात बोली थी, एक ही देश होना चाहिए, एक ही कल्चर होना चाहिए, एक ही जैसे लोग होने चाहिए। इसीलिए हमें यह भी नहीं भूलना है कि चाइना खुद के जिनजियांग के अंदर जो उइगर मुस्लिम होते हैं, पाकिस्तान वाले चाइना को बड़ा अपना भाई बोलते हैं कि चाइना बहुत अच्छा है। चाइना जिनजियांग के उइगर मुस्लिम्स के साथ जो कर रहा है, वो इस दुनिया में कहीं भी मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। उइगर मुस्लिम्स की मस्जिदें तोड़ी गई, उइगर मुस्लिम्स को कैंप्स में डाला गया है, उइगर मुस्लिम्स को कैंप्स में ब्रेन वॉश कर रहे हैं उनके बच्चों को। रीजन, चाइना ये टॉलरेट ही नहीं कर सकता कि मेरे एरिया में, मेरी टेरिटरी में कोई दूसरा कल्चर कैसे पल जाएगा। अब मिशन 2049 जब चाइना काम कर रहा है उस पे, तो चाइना के मिशन 2049 के अंदर 2 चीजें बहुत खतरनाक हैं। एक, चाइना का यह कहना है कि मेरी जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में। और इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के बाद चाइना ओवर प्रोडक्शन कर रहा है हर चीज का। और ओवर प्रोडक्शन जिन चीजों का हुआ है, उनकी डंपिंग जानते हो ना, डंपिंग होता है सस्ता माल बना के दूसरे के मार्केट को खत्म करने के लिए उसकी कंट्री में डाल दो सारा माल।
वो होता है डंपिंग। तो डंपिंग करना, डंपिंग करने के लिए नंबर 1, नंबर 2, अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, इन दोनों चीजों के लिए चाइना को चाहिए एक्सेस, एग्रेसिव एक्सेस। एग्रेसिव एक्सेस ऑफ व्हाट? सारी टेरिटरीज का। तो जब चाइना इच्छा करेगा कि भाई मैं तो सब जगह का एक्सेस लूं, तो उस टाइम ऑब्वियसली चाइना लद्दाख को भी परेशान करेगा। अभी हम हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि थोड़े टाइम पहले जब बहुत बातें हो रही थी ड्रैगन एलिफेंट डांस, ड्रैगन मतलब चाइना, एलिफेंट मतलब इंडिया, और जो ग्रे हेयर वाले जो हैं जिनको फॉक्स कहा जाता है, ग्रे फॉक्स चाइना के, उन्होंने खूब कहा था इंडिया इज आवर फ्रेंड। ये वो इंडिया को पता होना चाहिए, और इंडिया को पता है कि चाइना से कितनी दोस्ती करनी है, कितनी फ्रेंडशिप चाइना से हमें करनी अच्छी रहेगी, उसको पता है अच्छे से। तो यहां से आपने कनेक्ट कर दिया कि यस, चाइना जो है वो पहले भी ऐसा कर चुका है, तो आगे भी ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें ये नहीं कह रहा कि ऐसा कर रहा है, हमें कह रहा कर सकता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। अब तक ये तो समझ आ गया होगा कि अगर ये इंडिया है, क्योंकि अब बहुत काम की बात करने वाला हूं मैं यहां पे, अगर ये इंडिया है, यहां पर है जिनजियांग प्रोविंस चाइना का, और यहां पर है तिब्बत, जिसको चाइना ने अब अपना एक प्रोविंस बना दिया, नाम भी ऐसा ही रख दिया इन्होंने, कुछ जियांग या कैसा कुछ नाम है। तो याद रखना 1950s में, हिस्ट्री की बात हम कर रहे हैं, तो 1950s में चाइना ने तिब्बत से जिनजियांग की जो रोड है वो यहां से होकर निकाली थी, अक्साई चिन रीजन से होकर निकाली थी। अब ये जो रोड इसने निकाली थी यहां से होके, ये रोड अपने आप में इस बात का सबूत है कि मैं जो कह रहा हूं एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, चाइना एग्रेसिवली एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी कैरी करता है। ये शुरू में सॉफ्ट पावर की फॉर्म में जाएगा, उसके बाद में अपने जो है कि इसको बोलते हैं, याद रखना, चाइना जो काम करता है, दिस इज कॉल्ड सलामी स्लाइसिंग। सलामी स्लाइसिंग क्या होता है? सलामी स्लाइसिंग, सलामी का मतलब एक ऐसे मानो कि रोटी है बड़ी सारी, और उस रोटी को एक साथ खाने के बजाय थोड़े 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 टुकड़े काटते जाओ। तो सलामी स्लाइसिंग क्या है? सलामी स्लाइसिंग है कि थोड़ा 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 एरिया लेते जाओ, एक एक इंच जगह लेते जाओ हर साल, और धीरे धीरे पूरा एरिया अपना हो जाएगा। यही चाइना कोई जल्दी नहीं करता है। तिब्बत और दलाई लामा की टेरिटरी जो थी उसको कब्जा करने में भी चाइना ने कई साल लगा दिए थे, तो चाइना जल्दी नहीं करता है। बट सलामी स्लाइसिंग जो स्ट्रेटजी है, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ये दूसरे की सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो यहां तक आते आते ये इंपॉर्टेंस आप प्रूव कर दोगे कि यस, चाइना जो है वो लद्दाख रीजन पर नजरें गड़ाए बैठा है, और लद्दाख को बाकी किसी रीजन से हम इजीली कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे। लद्दाख के केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है रोड्स एंड कनेक्टिविटी। तो देखो लद्दाख जो है, लद्दाख में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे लेह, जैसे सियाचिन। यहां अगर हम आएंगे, लद्दाख को कनेक्ट कर दो कारगिल। हिमाचल की साइड जाओगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मनाली, ठीक है। अब देखो कारगिल और लद्दाख के बीच में नाम सुना होगा, एक पास है, माउंटेन पास, नॉट कारगिल, आई शुड से, कारगिल से आगे आएगा, लेह, लेह से आगे आ जाओ, इधर आ जाओ यहां पे, यस, श्रीनगर। लेह और श्रीनगर के बीच में जो माउंटेन पास है, क्योंकि अभी हम इनकी बातें करेंगे, वो है जोजिला। ऐसे ही लेह और मनाली के बीच में जो माउंटेन पास है, खूब नाम सुना होगा, रोहतांगला। ऐसे ही सियाचिन और लेह के बीच के रास्ते पे जो पास है, नाम सुना होगा, खरदुंगला। ये सारी चीजें जो है ये कहां काम आएंगे अभी मैं बताता हूं। तो ये इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें कि साहब इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ये वाला है। अब अगर कंपेयर करना शुरू करेंगे आप कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का ये वाला है, तो चाइना के पास कौन सा वाला है, तो आपका दिमाग जो है वो ऐसे खुल जाएगा एकदम से। ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इसको ऐसे ले लेते हैं, एक साइड इंडिया और एक साइड चाइना। चाइना जो है, चाइना ने क्या किया, चाइना कह रहा है कि जिनजियांग जो है, जिनजियांग को कनेक्ट करते हैं तिब्बत से, ठीक है साहब। ये पहले रोड थी, अब चाइना इसको कह रहा है कि साहब ये तो है मेरा G219। अब चाइना में जिस सड़क के साथ जी लग जाता है, जी का मतलब नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे बना देता है उसको वो। तो ये जो एक्सप्रेस वे है, इसका एक्सपेंशन चल रहा है, इसको चौड़ा कर रहा है, इसको मल्टी लेन बनाने का प्लान है। G219 यही वाली रोड है, और ये कहां से होकर गुजर रही है? ये गुजर रही है इंडिया के लैंड से, जो कहलाता है अक्साई चिन।
यानी चाइना एक एग्रेसिव पॉलिसी दिखा रहा है G219 के थ्रू। पहले एक रोड हुआ करती थी, अब उसको कन्वर्ट कर रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हाईवे, एक्सप्रेसवे। तो ये बात आपको क्यों पता होनी चाहिए? जैसे ही ये बात आएगी आपको इस साइड बताना है कि अगर यहां पर चाइना ने ये कर रखा है तो हम क्यों नहीं करें, और हम क्या कर रहे हैं। तो उस टाइम एग्जांपल देना है कि साहब हमारा चल रहा है प्रोजेक्ट विजयक, ये कारगिल से रिलेटेड है, तो ऑपरेशन विजय था इसलिए विजयक, प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक सबको पता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है ये, ठीक है साहब। लेकिन यहां ये इस तरह का कर रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं ये बताना पड़ेगा, ताकि ये बता सके आप कि भाई प्रोजेक्ट विजयक जो है उसका सेंस है। तो प्रोजेक्ट विजय की बात आते ही सबसे पहले ये बताना है कि हमने जो चाइना वहां कर रहा है ये हमने हमारे अंदर की रोड पे तो करें हम सबसे पहले। तो लेह को मनाली से कनेक्ट करने का जो हमारा हाईवे है वो प्रोजेक्ट विजय में ही तैयार हमने किया है। अप्रोक्सीमेटली 400 450 किलोमीटर की डिस्टेंस है। बड़ा मजा आता है, मैं तो 2012 के अंदर ड्राइव किया था यहाँ पे और बहुत मजा आता है, ठीक है। तो उस टाइम तो ये चल ही रहा था काम इसका, अब तो बताते हैं कि पूरी रोड बन गई है एकदम। तब तो ये हाल था कि बाइक का आगे का टायर जो है वो 90% जो है वो कीचड़ के अंदर था और हजारों फुट की ऊंचाई के ऊपर, बड़ा मुश्किल होता था उस टाइम जाना। फिर उसके बाद दूसरी बात, अभी एक बात हुई है इसके अंदर, दूसरी बात ये बतानी है कि भाई हमारे पास खुद के पास वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वो जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है दैट इज व्हाट, दौलत बेग ओल्डी। ये जो दौलत बेग ओल्डी है जिसको DBO भी कहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है। तो हम दूसरी रोड जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं लेह से DBO। क्या सिर्फ दो ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं विजय में? नहीं, विजयक जो है, विजयक के अंदर खूब जो है 1400-1500 किलोमीटर की तो रोड हमने बना के छोड़ दी, और बहुत सारी रोड जो है वो चल रही हैं अभी, उनको हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए है बताने के लिए कि अगर चाइना ये कर रहा है तो हमारे यहां भी डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो क्योंकि मैंने क्वेश्चन में यही कहा कि आपको क्वेश्चन का आंसर इस तरह से लिखना पड़ेगा कि आपके पास ये हो, आपके पास ये दम हो बताने का कि वहां प्रोजेक्ट्स कौन से चल रहे हैं। तो आप यहां पर एक कंपैरिजन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट कंपैरिजन क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया काम कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर की रोड्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है हमारा ये। चाइना जो है वो इतना एग्रेसिवली काम कर रहा है कि चाइना अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पर काम कर रहा है, और चाइना का बजट भी कितना है ये चाइना ही जानता है, लेकिन खूब बजट बताते हैं कि खूब बजट है। तो तिब्बत के अंदर 5000 किलोमीटर की नई रोड बना रहा है चाइना, ठीक है। एक G219 की ही तरह आपको जिक्र जरूर करके आना है G695 का। G695 दिस इज ऑल्सो अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। G2195 का तो एक्सपेंशन और G695 का कंस्ट्रक्शन। तो जैसे ये बात बोलोगे तो आपकी इस बात में दम आ जाएगा कि लद्दाख को कनेक्टिविटी की जरूरत है, और कनेक्टिविटी तभी आएगी जब प्रोजेक्ट्स आएंगे, और प्रोजेक्ट्स तब आएंगे जब हम थोड़ा एग्रेसिवली उन प्रोजेक्ट्स के लिए लैंड एक्विजिशन करेंगे, जब हम उन प्रोजेक्ट्स का ग्लोबल टेंडर देंगे, जब हम उन प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों को उतारेंगे। फिर ब्रिजेस, देखो हिल्स के एरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पुल। अब पुल की बात जैसे ही आती है तो आपको चाइना वाली साइड में पहले ये बताना है कि चाइना ने एक बहुत ही तगड़ा डेवलपमेंट जो कर रखा है वो क्या कर रखा है। देखो यहां पे एक लेक है, झील है, नाम है पेंगोंग सो। पेंगोंग बोल देते हैं इसको, वैसे इसका नाम पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक जो है, इस पेंगोंग सो लेक के नॉर्थ और साउथ को मिलाने के लिए चाइना ने इसके ऊपर एक ब्रिज बना दिया है। तो चाइना की बात जैसे ब्रिज किया है, आपको सबसे पहले यही बताना है कि चाइना ने पेंगोंग सो लेक जो है इसके ऊपर ब्रिज बनाया है। इस ब्रिज से फायदा क्या होगा, तो यह बताना है कि इस ब्रिज से जो 12 घंटे की जर्नी हुआ करती थी वो अब 4 घंटे में ही वहां के लोग मतलब फौजी तय कर सकते हैं। ये एक बड़ी चीज चाइना ने कर डाली है। अब चाइना ये कर रहा है तो क्या हम नहीं करेंगे? तो हम भी कर रहे हैं, और हमने किया भी है। तो क्या बताना है कि हमने गलवान रिवर जो है इस पर ब्रिज बनाया है, हमने शौक रिवर जो है उस पर ब्रिज बनाया है, हमने ब्रिज बना के नुब्रा वैली जो है उसको एक्स्ट्रा कनेक्टिविटी दी है हमने। ये हम ब्रिजेस क्यों बना रहे हैं? तो अब आपको पता होना चाहिए हम ब्रिजेस इसलिए बना रहे हैं, भाई कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एक ब्रिज जो है वो, अगर मोबाइल ब्रिज हमारे पास है तो हमारी यूनिट्स इजीली वहां जा सकती हैं। उधर से कोई आ रहा है थ्रेट अगर, तो हम उस मोबाइल ब्रिज को रिमूव कर सकते हैं।
गॉट इट? तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर उसके बाद अगली चीज टनल्स। टनल्स की बात जैसे ही आती है, टनल्स देखो इस एरिया में टनल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये एरिया में जैसे ही स्नोफॉल होगा, स्नोफॉल होते ही जो पास हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोज्ड हो जाते हैं, पास क्लोज हो जाते हैं। अब ये जैसे ही पास क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या काम में आएगी? उस टाइम जहां टनल बनी हुई है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती है, तो जहां टनल बनी हुई है वहां पर बहुत ही जो बोलते हैं कि काम आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको फिर से कंपेयर करके बताना है कि चाइना जो है, चाइना ने G219, सिर्फ G219 प्रोजेक्ट के अंदर चाइना 100 प्लस टनल बना रहा है खुद के वहां पर, 100 प्लस, 100 से ज्यादा टनल बना रहा है। अब अगर चाइना 100 से ज्यादा टनल बना रहा है तो भाई हम नहीं बनाएंगे क्या? बनाएंगे। कि तो बताओ कौन सी बनाई? कि साहब हमने एक बना दी है अटल टनल। अटल टनल सबको पता है 2022 का जो है कंप्लीशन हो गया था, और ये जैसे ही कंप्लीट हुई तो अटल टनल कंप्लीट होते ही अब आपको रोहतांग के ऊपर चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप सीधा अटल टनल में घुसो और अटल टनल के थ्रू यू कैन डायरेक्टली गो टू, यू कैन से ये जो रूट है आपका लाहौल स्पीति, ये वाला रूट लेके केलोंग, केलोंग से ले आप सीधा निकल सकते हो। ठीक है, अब से पहले क्या था कि आपको वेट करना पड़ता था रोहतांग खुला है या नहीं खुला है। दूसरे नंबर पे आपको बताना है कि हम बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं जोजिला टनल पे। जोजिला मैंने अभी बताया था, जोजिला इज द पाथ विच इज कनेक्टिंग लेह विद श्रीनगर, तो उसके बीच में जोजिला पास आता है। मैं तो खुद स्टक हो गया था एक बार जोजिला के अंदर मोटरसाइकिल पे, ठीक है, और वहां फंसे रहे थे, ऊपर ऐसे लैंडस्लाइड आया था, 2012 की बात है, कच्चा था एकदम, और ऐसे लैंडस्लाइड आया था और फंस गए थे वहां पे। आगे एक ट्रक था, पीछे एक जिप्सी थी किसी की, और ऐसे फंस गए थे उसके अंदर। तो जोजिला जो है उसके अंदर हम बना रहे हैं, ये 2028 तक हम कंप्लीट कर देंगे। ये तो कंप्लीट हो गई है, इसको 2028 तक हम कंप्लीट कर देंगे। एक और याद रखनी है, शिंकुला। शिंकुला जो है ये जास्कर जो है, जास्कर को कनेक्ट करता है विद लद्दाख, तो जास्कर और लेह को कनेक्ट करता है। तो इस शिंकुला जो है हमारा, शिंकुला पर भी हम टनल बना रहे हैं। तो ये टनल्स का एग्जांपल आपको देना है और ये भी बताना है कि भाई ये जो हम टनल्स बना रहे हैं, इनको अगर हम इधर 100 प्लस टनल है तो ऐसा नहीं कि हम 3 ही बना रहे हैं, हम भी 30 प्लस टनल पर काम कर रहे हैं। 30 प्लस टनल्स हमारे यहां बन रही हैं, तो ये बहुत काम आने वाले टाइम में स्ट्रेटेजिकली। फिर उसके बाद रेलवेज, ध्यान से सुनना, रेलवेज की बात आते ही मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस पर डिस्कशन किया है, ठीक है, न्यूज चैनल्स के अंदर, क्योंकि मैं तो न्यूज बहुत कम देखता हूं, पढ़ता हूं मैं सिर्फ न्यूज को। तो याद रखना है चाइना, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये जो है ये इंडिया है, यहां पर जिनजियांग है, बार बार मैं यही बता रहा हूं, दो तो आपको याद रखने पड़ेंगे, जिनजियांग और यहां पर है तिब्बत। तिब्बत के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है लासा। तो चाइना क्या कर रहा है, लासा को कनेक्ट कर रहा है रेलवे लाइन से। तिब्बत में लद्दाख के पैरेलल की बात कर रहा हूं, लद्दाख में तो अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची, रेलवे लाइन ही नहीं पहुंची लद्दाख में, तो प्रोजेक्ट बना है, अब कई हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनाया है इंडिया ने। इंडिया कह रहा है लद्दाख कैसे जाएंगे, मनाली से लेह, बिलासपुर, बिलासपुर से मनाली, मनाली से लेह, रेलवे लाइन बिछाएंगे हम। ये इंडिया का प्रोजेक्ट है, इंडिया ले तक। अब आप इंडिया के प्रोजेक्ट का तो विरोध कर रहे हो कि क्यों बिछानी है लाइन बिलासपुर से मनाली, मनाली से ले, रेलवे लाइन हम नहीं बिछाने देंगे, धुआं होता है, पॉल्यूशन होता है। आपके बाजू में जो चाइना है, चाइना बुलेट ट्रेन ले गया है लासा तक, तिब्बत में बुलेट ट्रेन चल रही है, और अब इनका प्लान है कि इसको कनेक्ट करेंगे हम सब जगह से। अब जैसे ये सब जगह से कनेक्ट कर देगा तो हमें इसके बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी है कि नहीं करनी है। तो आपको इसका जिक्र जरूर करना है कि इंडिया 2027 तक हम इसको मंडी तक ले जाएंगे, हिमाचल में मंडी है ना, वहां तक ट्रेन ले जाएंगे, और उसके बाद में हम इसको थोड़े सालों के बाद और आगे बढ़ाएंगे और लद्दाख तक हम ले जाके छोड़ेंगे, और 2025 तक हम इसके कुछ ऐसे पैच पूरे कर लेंगे जो आर्मी के काम आना शुरू हो जाए। ये बात हो गई रेलवे प्रोजेक्ट्स की कि क्यों जरूरी है। फिर आता है एयर रूट। अब ध्यान से सुनना, एयर रूट की बात जैसे ही करते हो तो वही कंपेयर करना पड़ेगा चाइना और इंडिया। चाइना की बात जब आती है तो आपको ये बताना है कि चाइना के पास कम से कम 5 से ज्यादा, हम सिर्फ इसके चारों तरफ की बात करें, लद्दाख के चारों तरफ की, 4 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं उसके पास, और इनमें से कई तो बहुत ही अच्छे एयरपोर्ट बना रखे हैं, जैसे होतान। होतान चाइना का एयरपोर्ट है और जबरदस्त एयरपोर्ट है, फाइटर जेट्स जो है उनको सबको सपोर्ट करता है। इंडिया के पास जब आप बात करते हो एयरपोर्ट की, तो एक तो लेह है। अब ये लेह जो है ये आर्मी का भी है, सिविलियंस भी है, जो चीज दोनों के काम आए उसको कहते हैं ड्यूअल यूज, ड्यूअल यूज पर्पज से है। दूसरा मैंने अभी बताया दौलत बेग ओल्डी। ये जो दौलत बेग ओल्डी है, याद रखना ये बहुत ऊंचाई पे है,
इनफैक्ट ये ऐसा माना जाता है कि दुनिया की सबसे मुश्किल लैंडिंग और टेक ऑफ वाली हवाई पट्टियों में से है। -55 तक टेम्परेचर में यहां पर एरोप्लेन उतारा हुआ है ना। तो दौलत बेग ओल्डी है हमारे पास। फिर उसके बाद दूसरी चीज, हम काम कर रहे हैं और ज्यादा डेवलपमेंट पे, चुसुल जो है उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे, और साथ में लगा दो एटसेट्रा, कि भाई और कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनको हम डेवलप कर रहे हैं। अब कोई पूछे कि साहब आप क्यों डेवलप कर रहे हो, तो आपके पास अब एक कंपैरिजन आ गया कि चाइना के पास 5 से ज्यादा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज और मेंशन कर सकते हैं आप, वो एक आर्मी ऑफिसर थे इंडिया के, अगर आप गूगल करोगे आपको उनका नाम भी मिल जाएगा, कि इंडियन आर्मी ऑफिसर थे। उन्होंने एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी, ध्यान से सुनना, दैट चाइना कैन गो बैक 150 kilometers, but they can return in 3 hours। कि ये चाइना पीछे तो हट जाएगा 150 किलोमीटर, लेकिन ये 3 घंटे में वापस आ सकता है। आप आ सकते हो क्या? ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद अगला आता है बॉर्डर सेटलमेंट्स एंड ड्यूअल यूज। बॉर्डर सेटलमेंट्स की बात जब आती है तो आपको बताना है कि साहब जो चाइना है, चाइना जिनजियांग में और तिब्बत में, आज एक नाम तो याद हो गया होगा, जिनजियांग, 600 प्लस गांव ऐसे एडजस्ट कर चुका है, ऐसे सेटल कर चुका है, जो 600 प्लस विलेज ड्यूअल यूज पर्पस के सेटलमेंट हैं। ड्यूअल यूज मैंने अभी अभी बताया, ड्यूअल यूज का मतलब जहां पे आर्मी भी काम लेगी और सिविलियंस भी रहेंगे। इन सारे के सारे गांव में 3 चीजें चाइना ने पहुंचा दी हैं। एक, इलेक्ट्रिसिटी, ये कैसे आई, सोलर से, अभी सोलर पे भी आऊंगा मैं। दूसरे नंबर पर चाइना ने इन सब जगहों पर पहुंचा दी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी 2 तरह की है, एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी, और दूसरे नंबर पर सैटेलाइट इंटरनेट भी वहां पर ले गया है चाइना, सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट। तीसरी चीज चाइना यहां पर क्या ले गया है, इन लोगों को एजुकेशन या अवेयरनेस, ये सब यहां पर दे रहा है। इंडिया की बात अगर आप करोगे, अब चाइना के बॉर्डर पे जो गांव है, 600 प्लस गांव है, उन सारे गांव में इंटरनेट चलता है। सारे गांवों के अंदर 5G इंटरनेट अवेलेबल है, सारे गांव में कनेक्टिविटी है। अब ये लद्दाख है, लद्दाख के इस साइड चाइना के गांव हैं 600 गांव, उन 600 गांव में 5G इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट है। एक एक गांव में टावर लगे हुए हैं चाइना के, जो है एक एक कनेक्टिविटी है, ट्रेन पहुंची हुई है। दूसरी तरफ इंडिया की बात करते हैं, लद्दाख बिल्कुल पैरेलल है। आप इकोलॉजी की बात करेंगे, आप एनवायरनमेंट की बात करेंगे, आप बायोडायवर्सिटी की बात करेंगे, बिल्कुल करिए। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस साइड अगर इतना डेवलपमेंट हो गया तो क्या हम इस तरफ डेवलपमेंट ना करें? और क्या करेंगे? अब आप बीएसएनएल को कहेंगे कि आप एकदम से 5G यहां पर ले आओ, नहीं, उस केस में प्राइवेट कंपनीज ही आएंगी और वही एग्रेसिवली काम करके ये चीज प्रोवाइड करेंगी। तो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया यहां पर ला रहा है कनेक्टिविटी, इंडिया यहां पर ला रहा है इंटरनेट, आ चुका है इनफैक्ट इंटरनेट बड़े अच्छे से लद्दाख के अंदर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, इंडिया रन कर रहा है एक प्रोग्राम, वाइब्रेंट, विकसित वाइब्रेंट विलेज। ये चीजें जो लिख के आएगा ना उसको मार्क्स मिलेंगे, विकसित वाइब्रेंट विलेज। इंडिया का क्या कहना है? इंडिया का यह कहना है कि लद्दाख के जो गांव हैं उनके लिए ऐसे नहीं होना चाहिए कि बॉर्डर का आखिरी गांव है, भारत का आखिरी गांव, नहीं, कि हम ऐसे कहेंगे भारत का पहला गांव है। और इसके लिए हमने अगस्त 2025 में 500 लोगों को हमने हायर किया है। ये 500 लोग जो हैं ये जाएंगे लद्दाख के, उत्तराखंड के, हिमाचल के चाइना बॉर्डर वाले गांव में जाएंगे, जाके वहां पे 7-7 दिन के कैंप करेंगे। और इसका नाम है VVV, विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट। ये हम रन कर रहे हैं लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के अच्छे के लिए, सो दैट हमारे जो गांव हैं वो फ्यूचर में चाइना के गांवों को टक्कर दे सकें। अब हमें तय करना पड़ेगा कि हमें किसका हाथ पकड़ना है। अगली चीज, अगला है सोलर प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा हंगामा सोलर प्रोजेक्ट पे हो रहा है। कि क्यों हो रहा है? कि इंडिया ने अडानी को ठेका दे दिया है। अडानी लद्दाख के अंदर 10 गीगावाट का मेगा सोलर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जिसका विरोध किया लोगों ने। तो अभी 5 गीगावाट का बनेगा, बाद में 10 का करेंगे या नहीं करेंगे। इन लोगों को यह पता नहीं है कि इसके पड़ोस में ही चाइना है। भाई ये लद्दाख है, ठीक है, यहां पर आप 10 गीगावाट का लगाने नहीं दे रहे हो कि नहीं इससे घास खराब हो जाएगी, इससे बायोडायवर्सिटी चली जाएगी। बाजू के अंदर नजर मारो, चाइना, चाइना के अंदर आपको हैरानी होगी सुन के 100 गीगावाट का प्रोजेक्ट है। ये 100 गीगावाट वाला प्रोजेक्ट जो है ये तिब्बत के प्लेटो पे है और 600 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वहां आ चुका है। यहां पर सोलर रेडिएशन मैक्सिमम आती है, एक तो ऊंचाई है, दूसरा पॉल्यूशन नहीं है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन आती है। इसलिए यहां पर तो सोलर का जितना ज्यादा यूटिलाइजेशन हो सकता है उतना चाइना ने कर रखा है। ये जो इसका प्रोजेक्ट है तिब्बतन प्लेटो वाला, ये इस धरती का आज तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हमारे अक्साई चीन के बिल्कुल पास में है।
तो आप ये कह सकते हो कि यस, इंडिया को भी जरूरत है, और जरूरत पड़े तो 10 गीगावाट नहीं 100 गीगावाट के प्रोजेक्ट भी हम बनाएंगे। ये बात आई यहां तक, सोलर प्रोजेक्ट्स तक। अगला आता है वाटर बॉम्ब। वाटर बॉम्ब किसको बोलते हैं? वाटर बॉम्ब बोलते हैं कि कोई कंट्री से कोई रिवर निकल रही है और वो दूसरी कंट्री में जा रही है, उसके ऊपर उस कंट्री ने बड़ा डैम बना दिया, बड़ा बैराज बना दिया, तो उसको बोलते हैं वाटर बॉम्ब, कि जब मन होगा तब खोलेगा, तब मन होगा तब बंद करेगा। जैसे थोड़े टाइम पहले चिनाब रिवर जो है, चिनाब रिवर में इंडिया ने एक बार गेट बंद किए थे। जैसे ही गेट बंद किए थे, पाकिस्तान के अंदर जहां से चिनाब जाती है, मराला हेड बताते हैं शायद उसका नाम, मुराला या मराला हेड, वहां पर एकदम से वाटर लेवल ड्रॉप हो गया था। और फिर इंडिया ने गेट खोले थे तो एकदम से यहां पे वाटर लेवल इंक्रीज हो गया था। ये होता है वाटर बॉम्ब। तो चाइना जो है, सारी दुनिया जानती है, यारलुंग सांगपो, जो यारलुंग सांगपो सबको पता होगा, ब्रह्मपुत्र नदी जो है, इसकी अपर स्ट्रीम का नाम है यारलुंग सांगपो। इस यारलुंग सांगपो पे चाइना ने मेगा डैम प्रोजेक्ट चला रखा है। दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है चाइना, यारलुंग सांगपो ब्रह्मपुत्र के ऊपर बना रहा है। अगर ये बना रहा है तो हम क्यों नहीं बनाएंगे भाई? तो आपको बताना है कि हम इतना बड़ा तो अभी नहीं बना रहे, लेकिन हम भी यहां पर प्रोजेक्ट चला रहे हैं। कि कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं? तो दो का तो नाम आपको बताना पड़ेगा, एक निम्मू बजगो और एक चुटक। चुटक हाइड्रो प्रोजेक्ट और निम्मू बजगो, ये प्रोजेक्ट्स हमारे वहां पर चल रहे हैं। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि साहब इंडस्ट्रीज और माइनिंग। तो ध्यान से सुनना, और ये बात एग्जाम में बता के आनी है कि देखो, जैसे ही आप चाइना की बात करते हो तो आपको ये याद रखना है, अक्साई चिन, अक्साई चिन से उठाता है वो सिलिका, और ये जो रीजन है जो मैंने बताया काराकोरम स्ट्रिप है, जिसके पास केटू पड़ता है, जिस एरिया के पास में, वो यहां से उठाता है वाटर, और इन दोनों को मिला के रॉ मटेरियल बन गया माइक्रोचिप इंडस्ट्री का। तो चाइना ने यहां पे लगा रखे हैं माइक्रोचिप प्लांट्स इस एरिया में। यहां पे खूब करता है चाइना माइनिंग, लिथियम ढूंढ रहा है चाइना यहां पे। तो अगर ये ढूंढ रहा है तो हम क्यों नहीं ढूंढेंगे यहां पे? तो हम क्या कर रहे हैं, चाइना ने तो यहां पर इंडस्ट्रियल प्लांट खूब लगा रखे हैं, सोलर प्लांट लगा रखे हैं, सब कर रखा है। इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया बोल रहा है भाई हम भी तो इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। तो इंडिया कह रहा है हम यहां माइनिंग करेंगे, हम यहां टूरिज्म को डेवलप करेंगे, टूरिज्म भी एक इंडस्ट्री है, बड़े स्केल पे डेवलप करेंगे, और हम यहां पर स्पेस ऑब्जर्वेटरीज बना रहे हैं। बहुत सारी स्पेस ऑब्जर्वेटरीज यहां बन रही हैं, स्पेस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स यहां होंगे। इंडिया ने लद्दाख में सीड बैंक बना रखा है। इंडिया ने लद्दाख के अंदर हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर से रिलेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बना रखे हैं। इंडिया ने यहां पर मिसाइल टेस्टिंग साइट्स जो हैं वो ढूंढ रखी है कि हम यहां पर मिसाइल टेस्टिंग कर सकते हैं। इंडिया यहां पर जो है एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहा है, एरिड रिसर्च जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। इंडिया बहुत सारी फुट लूज इंडस्ट्रीज को यहां लाने की प्लान कर रहा है कि भाई एक बार यहां सेटलमेंट तो हो, सोलर पावर आए, 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी आए, इंटरनेट आए। हो सकता है हम आईटी इंजीनियर्स को बोलें कि भाई आपका मन भर गया बेंगलुरु से, चलो लद्दाख चलते हैं। और वो पूछेंगे साहब फ्लाइट कितनी है दिन में? 4 फ्लाइट जाती हैं। कैसे? दौलत बेग ओल्डी भी एयरपोर्ट है, ये भी एयरपोर्ट है, कारगिल भी चालू रहता है, लेह भी चालू रहता है, और ऐसा नहीं है सिर्फ मिलिट्री पर्पज से चालू रहता है, ट्रेन भी जाती है। आप इमेजिन करो ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएं और लद्दाख तक ट्रेन पहुंच रही है, लद्दाख के लिए दिन में 3 फ्लाइट हैं, लद्दाख तक जाने वाली सड़कें 3 तरफ से हैं, सारी टनल खुली रहती हैं, क्यों नहीं जाएगा आदमी लद्दाख? कैसे चाइना डेवलपमेंट कर गया? चाइना अगर कर सकता है लद्दाख के बाजू में, तो हम भी तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगली बात आपको क्या बतानी होगी? इतना होने के बाद आपको ये आंसर खत्म करते टाइम एक और चीज बतानी है। अब वो क्या है? एक तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यूज करना है वर्ड सलामी स्लाइसिंग। दूसरे नंबर पर फिर आपको बोलना है कि ये जो है ये ग्रे जोन है। ग्रे जोन कौन सा होता है? ग्रे जोन वो होता है जहां पर ना तो पीस होती है, ना ही जो है कि भाई ये कह सकते हैं कि वॉर चलती है हमेशा। ग्रे जोन का मतलब कि जो लड़ाई और पीस, युद्ध और बीच के, वॉर एंड पीस के बीच की सिचुएशन रहती है हमेशा। मतलब दबी दबी नजरों में हम ऐसे देखते रहते हैं। काइंड ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर्स यहां पर काम आते हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर्स मतलब हम हो सकता है दुश्मन को साइबर मेथड से हम चैलेंज करने की कोशिश करें, या दुश्मन हमें चैलेंज करने की कोशिश करें। तो चाइना जो है वो यहां पर जैसे ही ग्रे जोन आता है, तो ग्रे जोन आते ही आपको एक पॉलिसी बतानी पड़ेगी कि ग्रे कोयर्शन जो है उसकी पॉलिसी चाइना काम में लेता है। ग्रे कोयर्शन, ग्रे कोयर्शन क्या चीज है? ग्रे कोयर्शन का मतलब है कि भाई चाइना कोशिश करता है कि डायरेक्ट वॉर नहीं करें, हम काइंड ऑफ धमकियां दें इनडायरेक्टली, कि कैसे कि दूसरे देश को हम मजबूर करें। कि ग्रे कोयर्शन कैसे हो रहा है? तो ग्रे कोयर्शन में फिर आपको एग्जांपल देना है, और ये मैप्स के साथ बनाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा आपको। कि क्या एग्जांपल देना है? कि चाइना का जो जिनजियांग है, जिनजियांग से चाइना ने रोड निकाली गिलगित बाल्टिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान से आगे वो ले गया इसको लाहौर, लाहौर से आगे आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कराची, और एक इसी का
जो वेस्टर्न साइड का एक निकाल दिया इसने, ये पहुंच गया ग्वादर, ये है कराची पोर्ट और ये है ग्वादर पोर्ट, और एक ईस्टर्न साइड से निकाला जिसको ईस्टर्न सेक्टर बोल सकते हो, ये भी यहां चला गया और फिर कराची और ग्वादर को लिंक कर दिया। ये जो है ये है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये जो कनेक्टिविटी चाइना एस्टैब्लिश कर रहा है, ये इनडायरेक्टली ये शो कर रहा है कि नाउ Xinjiang is connected with Pakistan. If Xinjiang is connected with Pakistan, Xinjiang is connected with Tibet. ये तिब्बत से कनेक्ट कर दिया, लासा तक हम ट्रेन ले गए हैं और आगे चल के इसी रूट पे चाइना पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। डेट ट्रैप पॉलिसी मैंने आपको बताई थी जियोपॉलिटिक्स के पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो चाइना इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? टू गेट द रिटर्न्स। अब अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डंपिंग ईजी हो जाएगी चाइना के लिए, इस एरिया को बाईपास कर देगा। तो ये जो ग्रे कोहेशन पॉलिसी चल रही है, इसको कैसे काटेगा इंडिया? इसको काटने का एक ही तरीका है कि हम जो है ये सारे प्रोजेक्ट्स जो लद्दाख के अंदर चल रहे हैं इनको और जोर शोर से चलाएं। तो जब भी डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा इनमें से एक भी प्रोजेक्ट को रोकने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, कोशिश करें कि ऐसी ओपिनियन देने से बचें। लेकिन आपको यह कहना है कि ऑल द प्रोजेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉवरेनिटी, डिफेंस एंड नेशनल इंटरेस्ट एंड दे शुड बी कंप्लीटेड। और हां, एक और चीज, जो इकोलॉजी की बात करते हैं उनके लिए भी आपको यह बताना है कि भाई इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात जब करते हो तो याद रखना ऐसा हो नहीं सकता कि इस साइड चाइना अपना इतना डेवलपमेंट कर चुका है वहां पर कुछ नुकसान नहीं हुआ हो। तो याद रखना यहां ये जो चाइना वाली साइड है लद्दाख के बाजू वाली, वहां पे 80 से 90% बायोडाइवर्सिटी जंगल सब खत्म कर दिए उसने, सब खत्म कर दिए हैं। ठीक है, वहां पर वर्क 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 यही चलता है। ठीक है, हम बायोडायवर्सिटी को मेंटेन करते हुए चीजें बनी रहे ये कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और कि भाई यहां के लोग जो थे, तो याद रखना यहां जो लोग रहा करते थे तिब्बत वाले, वो तो बेचारे भाग के इंडिया के अंदर शरण ले रखे हैं, तिब्बतन जितने भी रिफ्यूजी हैं। और यहां अभी भी जो लोग रहते हैं उनमें 70% से 80% लोग गरीब हैं, याद रखना। इधर जो है जिनजियांग बॉर्डर एरिया, जिनजियांग के मुस्लिम्स जो है उइगर मुस्लिम, उनकी क्या हाल कर रखी है चाइना ने। तो इन सारी चीजों को जब हम देखेंगे तो एक कंपैरिजन निकल के आएगा कि इंडिया इज वेरी सॉफ्टली डीलिंग विद ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर स्लोली स्टेडीली वर्किंग एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मिडिल पाथ। मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध का सुझाया हुआ रास्ता। ना पूरी तरह साधु बनो, ना पूरी तरह इस दुनिया में उलझो। याद रखो, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ये माया है, ये सब माया है, मेरी रची हुई माया है। तू जिनको मार रहा है वो भी, जो तुझे मार रहे हैं वो भी, सब माया है। तू भी माया है, तेरी देह भी माया है, लेकिन फिर भी तुझे कर्तव्य मिला है तो इस माया को वास्तविकता समझ, बस इससे लगाव मत कर और चलता जा, अपना अभिन्न करता जा। ऐसे महात्मा बुद्ध जो थे उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया था। तो भारत सरकार को मध्यम मार्ग निकालना चाहिए। तो इसी के साथ होपफुली कुछ सीखने को मिला होगा। इसका आंसर लिखना और बताना कमेंट्स के अंदर कैसा लगा। थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।